हेतु उनका सपना था कि मेरे समाज का एक भी बच्चा पढ़ाई से न छूटे, शिक्षा से अछूता ना रहे। उसी के उस पर मैं जो हूँ ये मैंने प्रोग्राम रखा है और उसी के अनुसार मैं सभी बच्चों को हाई स्कूल, इंटर, बीए फाइनल, जितने फाइनल हैं, हाई स्कूल फाइनल, इंटर फाइनल, बीए फाइनल में जितने बच्चे हैं और जो छोटी क्लास में जिन्होंने क्लास ज़िले में परीक्षाओं में टॉप किया है, कक्षा 5 का लड़का, 8 का, जो भी है छोटी क्लास वाला, जो 4, 5, 6 बच्चे हैं साथ, उन बच्चों को मैंने चुना है और सभी को। और मेरे ये जो पैसा मैं दे रहा हूँ, मैं कैसे कर रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा आदमी नहीं हूँ, बहुत छोटा हूँ और इसी गांव से ही मैं पढ़ के लखनऊ पहुँचा, मेहनत करके पहुँचा हूँ। तो मेरा उद्देश्य है कि आप जो पैसा मैं दे रहा हूँ उस पैसे को ईमानदारी के साथ पढ़ाई में ही पैसा लगाएं। आप उसमें आप मेज़ कुर्सी नहीं है, मेज़ कुर्सी खरीद सकते हैं, किताबें नहीं हैं, आपको परीक्षा चल रही है इस समय, आप जो है वो गैस पेपर होते हैं उनको खरीद सकते हैं, मॉडल पेपर खरीद सकते हैं, उस पर ही पैसा खर्च होगा। अगर कोई लड़का गलत पैसा यूज किया तो समझ लो वो पागल हो जाएगा, ये भी जान लेना। तो मैं अब आपको मैं और आजकल जो हम लोग कहते हैं कि मैंने लिखा है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों का साकार, कोई अपना बच्चा न रहे शिक्षा के बाहर। और नमो बुद्धाय जय भीम, नमो बुद्धाय जय भीम क्यों बोलते हैं, इसका आपने कभी अर्थ समझा? नहीं समझा हो। नमो बुद्धाय जय भीम इसलिए बोलते हैं कि अम्बेडकर साहब ने सभी धर्मों का ज्ञान अर्जित किया, सभी धर्मों का मैंने जो है उन्होंने अम्बेडकर साहब ने रिसर्च किया, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म और जो है सिख धर्म जो हैं, सभी को उन्होंने जो है रिसर्च किया। तो सभी धर्मों में अवगुण पाए गए, असमानता पाई गई, जात की भेदभाव पाया गया। केवल बुद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है पाया उन्होंने कि जिसमें सब मानव दो ही जाति हैं, स्त्री और पुरुष, इसमें समान रूप से सबको माना गया। इसलिए बाबा साहब ने महात्मा वो बुद्ध धर्म अपनाया। इसीलिए हम लोग सब लोग बोलते हैं नमो बुद्धाय जय भीम। इसका अर्थ ये है, एक बार बोलिए सब लोग, हैं, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम। तो इसी नमो बुद्धाय के साथ, इसके साथ साथ अपने माओ के चाचा चाची बड़ों को सभी को मेरा नमन है। नमो बुद्धाय जय भीम मेरे बोलना सभी धर्मों के हिसाब से धर्म को ये मैंने आपको बता दिया। इसलिए अम्बेडकर साहब ने बुद्ध अपनाया, बुद्ध धर्म है, इसलिए अपने अच्छा धर्म माना और अपनाया, इसीलिए सबको माना। आगे मैं यह कहना चाहता हूँ कि अम्बेडकर साहब ने अपने समाज के लिए इतना बड़ा काम किया कि आज अपना समाज संविधान के बल पर अपनी बात कहने, सुनने, बोलने अधिकार दिया है। अम्बेडकर साहब का कहना था कि अगर हर पढ़ा लिखा नौकरी करने वाला इंसान केवल एक बच्चे को पढ़ने के लिए थोड़ी सी भी सहायता करते तो हर एक परिवार ऊपर आ जाओ, इधर आज सम्मान आगे आ जाओ ऊपर का एक बच्चा पढ़कर घर से एक बच्चा पढ़ के आगे बढ़ता और हर परिवार आगे बढ़ता, समान अधिकार प्राप्त कर सकेगा। अम्बेडकर साहब ने अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद यह सार निकाला कि पढ़कर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। पढ़ाई करके, शिक्षा प्राप्त करके अम्बेडकर साहब ने ये पढ़ करके ये सार निकाला कि पढ़ करके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। सब कुछ जो है पढ़ा अम्बेडकर साहब के यह मनोबल विश्वबल दिया, जो पढ़ेगा। हाँ, एक स्लोगन दिया था अम्बेडकर साहब ने, एक स्लोगन दिया कि जो पढ़ेगा वह दहाड़ेगा,
शिक्षा उस श्रेणी का दूध है जिसे कोई हरा नहीं सके। मैं अम्बेडकर साहब के विचारों के आधार को मानते हुए सन 2023 से हर वर्ष गांव के हाई स्कूल बोर्ड, इंटर बोर्ड और बीए फाइनल के सभी बच्चों को 2000 रुपये दान राशि प्रदान करता करूँगा। आगे ग्राम जानिश नगर के सभी लोगों को यह बताना चाहता हूं कि आदमी के पास कितना भी पैसा हो, पूर्ति कभी नहीं होती है। पूर्ति उसी की होती है जिसके विचार उच्च हों, नियत साफ हो, प्लान से चलता है, उसके पास कभी भी कोई भी कमी नहीं होती। गांव के इतने पैसे वाले लोग हैं, हमारे विचारधारा के अनुसार अगर गांव के प्रत्येक बच्चा शिक्षा प्राप्त कर सकता है, अगर गांव के अधिकारी चाहते तो कम से कम फोर्स में 10 लड़के लगवा सकते थे, आज की कंडीशन में लगवा सकते थे। लेकिन वो यह भूल गए कि मुखिया परिवार में रहे स्वर्गीय हरप्रसाद जी, मुखिया परिवार के स्वर्गीय हरप्रसाद रहे जी ने उनके पिताजी को औरैया पढ़ने भेजा, पैसे फीस दी। दूसरों के श्यामलाल जी, भागीरथ जी, बच्ची लाल जी, ये सभी लोग पैदल औरैया पढ़ने जाते थे। यानी जे अपने पूर्वज जो थे वो समय संसाधन नहीं जो थे, साधन तो नहीं पैदल थे, यानी पैदल यहाँ से जानिश नगर से औरैया तक पढ़ने जाते औरैया तक रोज डेली पैदल जाते थे पढ़ने और पैदल आते थे। तब यानी और बड़े पैसे भी फीस के लिए नहीं होते थे। तो हमारे जो बाबा थे मुखिया, वो इन 4 लड़कों को फीस देते, फीस उनकी देते थे तथा हाई स्कूल पास करके नौकरी में, और जो लोग हैं हाई स्कूल 8वें पास और 5वें पास करके ही इन लोगों को नौकरी मिल गई। उस समय इतनी थी कि उनको नौकरी मिल गई थी। आगे लेकिन इंसान अपना भूल जाता है और अपना परिवार, अपना गांव, अपना समाज को भूल जाता है और अपने मन में गुलामी की प्रथा को पाल लेता है। जो फंसा करता है उसका भविष्य अंधकार में, जो गुलामी में फंसा रहता है वो उसका परिवार भविष्य में अंधकार में ही जाता है। इंसान को सम्मान पाने के लिए सम्मान दिया जाता है, कुर्बानी देनी पड़ती है, खर्च करना पड़ता है, तब वो कहीं आगे बढ़ता है। जो बच्चा परिवार, मोहल्ले, गांव वालों से अलग रहता है तथा ईमानदारी से पढ़ाई करता है, वह बच्चा कभी भी असफल नहीं होता है। अगर नहीं मानता है तो बच्चे मन से पढ़ाई करके देखें, क्योंकि नहीं मानते हो देख लो, ईमानदारी से पढ़ाई करके देखो, आगे ना बढ़ो तो मुझसे कहना। मानता हूँ कि बच्चे मन से पढ़ाई नहीं करते, क्योंकि 13 से 20 साल की ऐसी उम्र होती है कि बच्चा किशोरावस्था में प्रवेश करता है, उसे सभी चीज़ों का एहसास होता है। लड़के लड़कियां एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और उनका मन भटकने लगता है और अपने माता पिता को धोखा देने लगते हैं और पढ़ाई से मन भटकाने लगते हैं और सच्ची पढ़ाई नहीं कर पाते। जब समय निकल जाता है तब कहते हैं कि मैंने तो बहुत पढ़ाई की, इसलिए मैंने तो लोग नहीं हो पाते हैं, ये लोग कामयाब नहीं, और कहते हैं कि पढ़ाई बहुत की है लेकिन कामयाब नहीं हो पाते हैं। इसलिए मन को नियंत्रित कर रख के पढ़ाई करना है। यह वह लड़का अवश्य सफलता प्राप्त करता है, जिससे लिए अगर आप पढ़ाई करें, मन न लगे, लड़कियों के साथ प्यार होने लगे, उसी प्रकार लड़कियों का मन विचलित होने लगता है। इस लड़कियां भी पढ़ाई से विमुक्त हो जाती हैं, फिर
कहती हैं कि हम फेल हो गए। अगर आप पास भी हुए तो नकल करके पास हो गए और पढ़ाई डिग्री खरीद लेते हैं। नकल करके पढ़ाई करके डिग्री खरीद लिया, इसीलिए अब नौकरी नहीं मिलती है। जब पैसे दे करके नकल करके आप डिग्री ले लोगे तो नौकरी कहाँ से मिलेगी? खरीद लेते हैं, इसीलिए आज के दौर में नौकरी नहीं मिलती है। अम्बेडकर साहब ने कहा था, जो बच्चा सच्चाई ईमानदारी से पढ़ाई करेगा और वो लड़का आगे बढ़ेगा। जो बच्चा अपने माता पिता के कहने पर चलता है वो कभी फेल नहीं होता है। जिसके माता पिता अगर पढ़े लिखे नहीं हैं तो उन बच्चों को पढ़े लिखे या बड़े क्लास में पढ़ने वाले बच्चों अथवा जो लोग बाहर नौकरी कर रहे हैं उनसे संपर्क करना चाहिए और संपर्क में रहना चाहिए, जिससे नई और सही जानकारी प्राप्त होती रहे। अम्बेडकर साहब ने एक बात और कही थी कि अगर अपने समाज को आगे बढ़ना है तो उसे अपना घर गांव छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आप जिस गांव में एरिया में रहते हैं उस एरिया में आपको सभी जानते हैं कि फला व्यक्ति किस गांव का है, किस जाति का है और क्या करता है, ये कैसा है। और सवर्ण जात के लोग आपकी बदनामी करने लगते हैं कि यह चमार का है, तो चमार का होने के बताए किसी मिठाई फल पूड़ी काम करता है तो उसको वो कहते हैं। आपसे सामान लेना बंद कर देते हैं। इसलिए अम्बेडकर साहब ने कहा कि अपना गांव, जिला, प्रदेश छोड़ के दूसरे जिले, प्रदेश में जा कर के कोई भी धंधा बिजनेस करोगे तो अपना कोई भी धंधा बिजनेस चलेगा, क्योंकि उस जगह पर आपके बारे में कोई कुछ नहीं जानता होता। इसलिए वहाँ पर कोई भी घृणा नहीं करता, घृणा नहीं करेगा और आपका वहाँ सफल हो जाएगा। उदाहरण के लिए जैसे अपने आपको बताना है कि गांव के सुशील के पिताजी गांव के सुशील के राजेश हैं, राजेश जो हैं, सुशील के पिताजी राजेश गांव के बाहर रहे। पूरे ज़िंदगी उन्होंने, उनके पास कुछ नहीं था और वो गांव के बाहर है। उन्होंने यहाँ घर बनाया बाहर पैदा करके, वहाँ उस सड़क पे देखो उन्होंने इतना बड़ा घर बनाया। तो ये कहाँ से बनाया? उन्होंने बाहर रह कर के दुकानें बना ली। इसी प्रकार गांव के कई मिसाल हैं, जैसे कि रामनाथ चाचा जो थे पुराने, उनका लड़का ये नत्थू, देखो यहाँ घर उसका प्लॉट पड़ा हुआ है। एक वो ये नाथूराम नत्थू, ये तो ऐसे कई गांव के उदाहरण हैं। उन्होंने गांव छोड़ दिया, गांव छोड़ दिया तो बाहर जा कर के अपने बच्चे पढ़ा रहे हैं। उन्होंने अपना घर वहाँ बना लिया है, सब कुछ व्यवस्था उनकी अच्छी हो गई है। तो ये क्यों हुआ? उन्होंने गांव छोड़ा। अम्बेडकर साहब यही कहते थे कि आप बाहर जाओगे तभी आप आगे बढ़ो। तो इसीलिए हाई कास्ट का कोई भी बच्चा है वो बाहर जाता है, वो बाहर पढ़ता है, वहीं पढ़ाता है और पढ़ता है। मजदूरी करने वाले, रिक्शा चलाने वाले, अन्य कार्य करने वाले बच्चों आज भी अच्छे पदों पर पहुंच रहे हैं जो ईमानदारी से, लेकिन वे बच्चे सच्चाई, ईमानदारी, मेहनत, लगन के साथ माता पिता के मेहनत का पूरा फर्ज तथा कर्ज अदा कर रहे हैं और माता पिता का गौरव बढ़ा रहे हैं। एक बात और बताता हूँ कि सवर्ण जात के बच्चे आगे क्यों बढ़ जाते हैं, जबकि वो भोजन आप जैसा खाते हैं वही भोजन वो लोग सवर्ण जात के बच्चे खाते हैं और वो पढ़ाई आगे निकल जाते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई का महत्व समझते हैं। अगर हम अच्छी पढ़ाई करेंगे
तो अच्छी नौकरी मिल जाएगी, सरकारी ना सही तो प्राइवेट अच्छी नौकरी मिलेगी। अगर नौकरी के पास ही जो आप ही लेंगे, सवर्ण जात का बच्चा इसी प्रकार की नौकरी करने लगता है, चाहे किसी भी प्रकार की नौकरी करने लगता है, चाहे बड़ा हो, बड़ी हो या छोटी हो, चपरासी हो, लेकिन वो ईमानदारी से नौकरी करता है। उसी और अपनी जाति का लड़का या छोटी जाति का लड़के के मन में, अपनी छोटी जात के लड़के के मन में घमंड हो जाता है कि हम चपरासी की नौकरी करेंगे। तो काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, काम होता है, काम सब बराबर होते हैं। कोई छोटा काम होता है, कोई बड़ा काम होता है, काम छोटा बड़ा कोई नहीं होता, काम सब बराबर होते हैं। अब करने की बात होती है। अब जैसे मैं हूँ, मैंने भी छोटे ही काम से यहाँ पे आज तुम लोगों को मैं बोल रहा हूँ। क्यों बोल रहा हूँ? आज छोटे उठ करके ही, छोटे काम करके ही आगे बढ़ा हूँ, ऐसे नहीं बढ़ा हूँ। और तब मैं यहाँ पहुँचा। मेहनत करने वाले तथा पढ़ाई महत्व में नहीं समझता है, उसी अपना समाज पीछे रह जाता है। दूसरी बात, अपने समाज घृणा जलन की भावना बहुत ज़्यादा रही है कि वो आदमी जैसे बढ़ गया तो उसी की बुराइयां खोजने लगते हैं। वो यह नहीं सोचता कि उसने मेहनत कितनी की है, तब इस मुकाम तक पहुंचा है। जिस दूसरे की कमी निकालने की जगह स्वयं मेहनत करने लगे और सोचने लगे कि हम भी उसी तरह उनके बन के दिखाऊंगा, तो वो इंसान या लड़का लड़की या अवश्य बन के निकलेगा। और पहले पढ़ा है उससे आगे बढ़, जो बड़ा पहले से बड़ा है उससे आगे बढ़ के जाएगा। विद्या की शिक्षा के बारे में मैंने कहा, कक्षा 4-5 में गुरुजी पढ़ाते थे कि विद्या से धन है, उसे न आग जला सकती है। विद्या ऐसा धन है जिसे ना आग जला सकती है, ना भाई ले सकता है, ना बेटा ले सकता है, ना बहन ले सकती है, ना पत्नी ले सकती है। कोई भी शिक्षा का धन कोई भी ले नहीं सकता है, बंटवा नहीं सकता है। इसलिए हर हाल में, किसी भी परिस्थिति में प्राप्त करनी चाहिए शिक्षा। किसी भी हाल में हो, आपको शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। कोई भी परिस्थितियां हो, पैसा नहीं हो, कम पैसे में पढ़िए, मेहनत करिए, देखिए, दूसरों से उधार लेके किताब ले लीजिए, पढ़ाई करिए। अब मैं अपने जीवन का परिचय देता हूँ कि अपने पुराना जीवन भूल जाते हैं और कहते हैं कि पुरानी बातें मत करो, लेकिन मैं करता हूँ। मैं जो हूँ, लोग कहते हैं कि पुरानी बातें छोड़ दो, लेकिन मैं करता हूँ। बातों को नई पीढ़ी को बताने से नहीं, नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलती है। हम अपनी जो कथा बताएंगे तो आपके मन में आएगा कि ये इतने ऐसे थोड़ी, इन्होंने ऐसे, तो जब तो उससे छोटे बच्चों को, नई पीढ़ी को जानकारी इस चीज़ की नहीं होती है, तो जब वो चीज़ सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो उनको अनुभव होता है, तब उनको प्रेरणा मिलती है कि हमको भी ऐसा काम करना चाहिए। घर के कार्य में अब पढ़ाई और घर के कार्य, मैंने अपने जीवन में कोई काम छोड़ा या छोटा बड़ा नहीं समझा। पढ़ाई के बाद समय से नौकरी की तलाश करने लगा, तो समय से नौकरी मिली, लेकिन छोटी नौकरी थी। नौकरी के साथ विवाह भी हो गया। मैंने अपने पहले की सोचा था कि विवाह पढ़ी लड़की करूँगा। मैंने पहले ही सोचा था, जब मैं पढ़ रहा था, कि मैं शादी करूँगा तो पढ़ी हुई लड़की से ही करूँगा, तो करूँगा, नौकरी करूँगा। और मैंने ये भी सोचा था कि मैं अपनी पत्नी से नौकरी कराऊँगा। तो मेरी नौकरी में लग गई, पढ़ी हुई पत्नी भी मुझे मिली है। तो मेरे जो उनको फिर फार्म डलवाया, अच्छी पढ़ाई थी, मैंने उनको फार्म डलवाया। फार्म से ये परीक्षा पास हुई, सिलेक्ट हुई, और
23 साल की उम्र में इनकी भी, हमारी 22 साल में नौकरी लग गई, इनकी 22 साल में इनकी भी नौकरी लग गई। दोनों लोग साथ 1 साल के अंतर में दोनों लोग नौकरी करने लगे। नौकरी के लिए सभी प्रमाण पत्र के लिए और फॉर्म भर दिए, परीक्षा कर दी, ये सब बता दिया, नौकरी ज्वाइन करा दिया। और तभी पहले हमारे साथ कानपुर नौकरी करने लगे। तो जो लड़के हमारे साथ में थे तो अपने कास्ट के, वो सब लड़के सोचते थे कि हम तो, हमारा घर कहाँ इटावा के रहने वाले थे, तो हमारे साथ भी जितने लड़के नौकरी कर रहे लगी थी, तो उन्होंने सबने सोचा कि मैं तो कानपुर रहूँगा, कि कानपुर मेरा घर पास में और मैं घर से आने जाने का। लेकिन मेरे सोच ये थी कि मैं सुनता था, मेरा परिवार का सब लोग बैठते थे यहाँ पे, यहीं पे छप्पर पड़ता था पहले बंगला, पूरे गांव के लोग यहाँ पे इकट्ठे होते थे, सब गांव के लोग इकट्ठे होते थे और सब यहीं पे पंचायत लगती। तो मेरे परिवार पढ़े लिखे भी लोग थे और भी सब पढ़े, तो पढ़े लिखे यहाँ पे लोग बैठते थे। तो सब लोग कहते थे लखनऊ एक राजधानी है, लखनऊ में ही सभी ऑफिस, हेड कार्यालय, सब सुविधाएं सब वहीं पे। तो मैंने ये सोचा कि मैं नौकरी करूँगा तो लखनऊ में नौकरी करूँ। तो सब लड़के नौकरी कानपुर में ज्वाइन किए, मैंने अपना लखनऊ में ज्वाइन किया। तो मैंने फिर वहीं पे अपना ज्वाइन करके अपना वहीं, इन्होंने फिर ये 7 साल तिरवा में इनकी पोस्टिंग हुई। तिरवा में इनकी नौकरी लगी। 1992 में इनका ट्रांसफ़र फिर मैंने लखनऊ कराया। लखनऊ में फिर बच्चों को शिफ्ट किया। इन्होंने फिर इतनी मेहनत की, लखनऊ में 5 साल रही। 5 साल के बाद इन्होंने फिर सीतापुर में ही इटावा फिर ट्रांसफ़र इनका हुआ। तो मैंने फिर इनका ट्रांसफ़र रुकवाया और रुकवा करके फिर इनका ट्रांसफ़र सीतापुर मिला। इनको सीतापुर 10 साल सीतापुर में, लखनऊ से 300 किलोमीटर पर डे इन्होंने पर डे यात्रा की, पर डे नौकरी पे जाना और नौकरी से लखनऊ आना। और वो क्यों किया संघर्ष? बच्चे लखनऊ में शिफ्ट किए, फिर बच्चे लखनऊ में पढ़े और ये अप डाउन करते रहे। तो ऐसे इस तरीके से इन्होंने पूरे अपने जीवन नौकरी सर्विस में 25 साल नौकरी, 20 साल नौकरी अप डाउन किया, 300 किलोमीटर पर डे यात्रा की। तो तब ये संघर्ष में बच्चे यहाँ पे आगे पहुँचे। इसी तरह धीरे धीरे फिर हम लोगों ने अब छोटा एक मकान लिया लखनऊ में। लखनऊ से फिर अपने बच्चे वहीं, उसी कुलकटिया हम लोग गांव से गए थे, पैसे थे नहीं, तो एक छोटा सा घर 36,000 का ऐसी गरीब थी, उसमें मैंने अपना घर खरीदा था। उसी में फिर बच्चों रहे, उसी में अभी तक 2021 तक उसी में हम लोग रहे पूरा। अब मैंने दूसरी जगह लिया। मेहनत, नौकरी और दूसरे बच्चे 5। मेरा केवल पैसे दान करने का उद्देश्य यह है कि मेरे गांव के परिवार, मेरे समाज का हर बच्चा ऊंचाइयों को छुए और अपने परिवार, अपने गांव, अपने ज़िला, अपने प्रदेश का नाम रोशन करे। इससे मैं अपने को गौरवान्वित करूँगा। मैं आपको भूत, वर्तमान और भविष्य के बारे में अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ। जब मैं छोटा था तो मैंने 8 साल का था, उस समय अपने समाज के कुछ नहीं, स्वतंत्रता से चुका था, संविधान लागू हो गया था। संविधान के अंतर्गत सुविधाएं दी गई थी, जिसके अंतर्गत सरकारी नौकरी प्राप्त करने की सुविधा भी दी गई थी। उस समय अनुसूचित जाति दलित लड़का कक्षा 5 पास कर लेता था, वो प्राइमरी स्कूल में अध्यापक, सरकारी विभाग में क्लर्क की नौकरी प्राप्त कर लेते थे। पुलिस, मिलिट्री में बिना पढ़े लड़के लग जाते थे। केवल लंबाई, स्वस्थ शरीर देखकर बाजार से पकड़ के ले जाते थे और नौकरी दे दी जाती थी। क्योंकि शिक्षा का अभाव था, लड़के पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए कक्षा 5 पास लड़कों को ही नौकरी मिल जाती थी।
इससे अपने समाज को संविधान के अनुसार पढ़ने के लिए सरकार द्वारा सुविधाएं प्राप्त कराएंगे, जैसे फीस माफ, स्कॉलरशिप देना, अच्छा शिक्षा में कम अंकों पर प्रवेश की सुविधा प्राप्त मिल जाती। इससे पुरानी पीढ़ी से पढ़ने का महत्व समझता और अपने बच्चों पढ़ाने का महत्व शुरू किया। पुराने लोगों ने शिक्षा का महत्व समझा और अपने बच्चों को पढ़ाने शुरू कर दिया। बच्चों को कार्य करने के साथ पढ़ाई करने लगे और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर अच्छी नौकरी प्राप्त करने लगे। अपना समाज केवल शिक्षा के बल पर ही आगे बढ़ा। अपने समाज के पास पढ़ाई के अलावा कोई भी बिजनेस, व्यापार, कंपनी नहीं थी। वर्तमान में अपना समाज शिक्षा आगे बढ़ने, हाई कास्ट के बराबर नौकरी हिस्सेदारी मांग रहा है। हर क्षेत्र में हिस्सेदारी मांग रहा है। इसलिए हाई कास्ट को ऐसा लग रहा है कि मेरा आधिपत्य और शासन कम हो रहा है। इसलिए सरकार में मुख्य पदों पर सवर्ण जात के अधिकारी IAS बैठे विराजमान हैं। वही लोग नियम पॉलिसी बना रहे हैं और सरकार से क्रियान्वयन करा रहे हैं। अच्छा अधिकारी पिछड़ा वर्ग, दलित, अल्पदलित सुविधाएं काटना शुरू कर दिया है। सबकी सुविधाएं काटना शुरू कर, जैसे कि क्रीम लेयर आप जानते हो? क्रीम लेयर नहीं जानते हो? क्रीम लेयर क्या है? क्रीम लेयर ये है कि हाँ, सवर्ण जात का जो लड़का जिसके बाप की आय साल की 8 लाख रुपए है, 8 लाख रुपए उस लड़के की है, वो गरीब नहीं है, वो गरीब है। और बैकवर्ड का अगर उसकी आय 5 लाख रुपया है तो वो अमीर है। और छोटी जात का लड़का अगर उसकी 3 लाख इनकम है पिताजी की तो वो अमीर है, वो गरीब नहीं है। पंडित ठाकुर जो लड़का है वो उसके बाप की 8 लाख इनकम है तो वो अमीर नहीं है, वो गरीब है 8 लाख तक। और अपने जात के लोगों को ऐसी पॉलिसी बनाते हैं तो ये क्रियान्वयन कर रहे हैं। दलित सुविधा शुरू काट दिए हैं। सीमित करना संस्था, हाँ यहाँ पे अच्छा दलित सुविधाओं काटना शुरू कर दिया, जैसे क्रीम लेयर लागू करना, दलित कोटा में सीमित। अब पहले ये थी कि अगर दलित बच्चा सवर्ण की बच्चे की 60% मेरिट पे उसका सवर्ण में होता है। अगर अब इस समय उन्होंने क्या कर दिया है कि अगर कोई बच्चा 60% तुम पंडित ठाकुर बराबर अगर नंबर लाते हो तो तुमको उसमें सवर्ण वाले कोटे में नौकरी नहीं आपको मिलेगी ही। जो 30% आपका 20% कोटा है उसी में ही नौकरी मिलेगी, सीमित कर दिया। पहले ये था कि अगर आप 60% नंबर लाए तो सामान्य में आपका नंबर मिल जाता था, उसमें आपको नौकरी मिल जाती थी। अब वो ख़त्म कर दिया है इन्होंने। दलित कोटा सीमित करना, उच्च संस्थाओं में रिजर्वेशन कम करना, पढ़ाई के लिए आर्थिक मदद को कम कर देना, इसी प्रकार अन्य सुविधाएं समाप्त कर रहे हैं। और अंधविश्वास की ओर सवर्ण जात को छोड़ करके अन्य सभी जातियों, सभी धर्मों जैसे मुस्लिम, बौद्ध, सिख, क्रिश्चियन जैसे धर्मों पर कुठाराघात कर रहे हैं तथा इसके स्थान पर वर्ण व्यवस्था की ओर दलित, पिछड़ा, दलित, अतिदलित समाज के लिए कौशल विकास योजना। आज के समय में सरकार क्या योजना चला रही है? कौशल विकास योजना। कौशल विकास योजना का मतलब क्या है? कौशल विकास मतलब का योजना है कि जो दलित और पिछड़ा वर्ग जो लड़का है वो हाई स्कूल के बाद पढ़ाई आगे ना कर पाए, क्योंकि कौशल विकास के अंदर आपको 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है। 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद
आपको जो है लोन दे दिया जाता है, लोन दिया जाएगा, लोन ले लो और फिर अपने आप चमार हो तो जो काम कर रहे हो चमड़े का काम करो, लोधी है वो दूसरा काम करता है, अहीर है वो अपने गाय बैल दूध का काम करे, लोहार है लोहे का काम करे। तो इस तरीके के वो लोन दे रहे हैं जिससे इनकी पढ़ाई आगे की ख़त्म हो जाए, लड़कों का मन पढ़ाई से समाप्त हो जाए, जिससे उनके बच्चे आगे पढ़ें और वो तुम्हारे ऊपर शासन करें। तुम लोग सुनाई दे रहा है कि अपने बातों में लगी हो। इसका मतलब है कि आगे पढ़ाई खत्म हो जाए और वहीं सीमित हो जाए, जिससे सरकारी नौकरी के हकदार ना रहे। जब आप बीए नहीं हो पाएगी, आपकी अच्छी पढ़ाई नहीं होगी, तो आप कंपटीशन फिर वो क्या कहेंगे कि आपके पढ़े ही नहीं हो, आप हाई स्कूल पास हो तो आपको नौकरी कहाँ से मिलेगी। जब पढ़े ही नहीं हो तो आपको तो बस जो काम करने वाले चपरासी और झाड़ू वाले हो, तुम झाड़ू लगाओ। तो अपने परिवार का भरण पोषण करना, और जब ये काम सब मिले करने लगोगे तो उस काम में आप केवल इतना ही कमा पाओगे कि अपने परिवार के, अपने बीवी बच्चे को खाना पीना खिला लोगे, पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगी। वो इतना पैदा ही नहीं होगा कि आप प्राइवेट स्कूल बच्चों को शिक्षा का समझात के वाहनों को, इसलिए उन्होंने शिक्षा इतनी महंगी कर दी है कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग ना पढ़ सके और उसका सरकारी संस्थाओं से शोध संस्थान, हायर एजुकेशन, इनकी मनी हमारी हिस्सेदारी, इन लोगों की हम लोगों की हिस्सेदारी कुछ वर्षों के बाद समाप्त। ऐसा अगर चलता रहेगा, कुछ दिनों के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद हम सभी की हायर एजुकेशन में, अनुसंधानों में सभी में हिस्सेदारी खत्म हो जाएगी, समाप्त ही हो जाएगी। क्योंकि जब पढ़ नहीं पाओगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। अपने समाज को गुलामी को बढ़ा दिया, गुलामी की ओर बढ़ा रहे हैं। इसीलिए वोट के अधिकार को बेईमानी से लूट रहे हैं। वर्तमान सरकार पूर्ण तानाशाही से कार्य कर रही है तथा इसकी तरफ 80 करोड़ लोगों को अनाज देने का प्रचार कर रही है तथा मकान, जल, बिजली सुविधा प्राप्त करने की दिखा करके गरीब जनता को गांव में सीमित करना चाहिए। इससे आप लोगों को सभी के गांव में, पूरे गांव में सबको अनाज मिलता हो। अनाज आप सोच रहे हो कि सरकार अनाज दे रही तो हमको करने की क्या जरूरत है। उनका उद्देश्य ये है कि ये पढ़ाई की तरफ इनका दिमाग ना जाए और मंदिर की तरफ इनका दिमाग जाए, जिससे पढ़ाई की तरफ ना जाए, ये मंदिर में अंधविश्वास में फंसे रहें और शिक्षा इनकी सीमित हो जाए, जिससे कि हमारे जो शिक्षा का अधिकार कम हो गया है, वर्चस्व कम हो गया है, उच्च पदों पे वर्चस्व कम हो रहा है, तो वो मेरा वर्चस्व फिर पुनः मेरा आ जाए वर्चस्व, जिससे मैं फिर गरीब जो 10-100 साल पहले की व्यवस्था थी कि जानवरों की तरह वो उनके ऊपर अत्याचार करना, व्यवहार करना, तो वही इनकी मानसिकता इस सरकार की चल रही है, जिससे गरीब समाज अपना अधिकार लेने लायक ही ना रहे तथा लायक नहीं रहेगा तो लड़ाई लड़ने के लायक भी नहीं रहेगा। जब आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आप पढ़ने के लायक भी नहीं रहोगे, कुछ कहने किसी से लड़ाई करने के लायक नहीं। 10% 90% गरीब, 10% सवर्ण, 90% गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दूसरे धर्म के गरीब और अन्य के बल पर समाप्त कर देंगे। इसीलिए उन्होंने भूत में बड़े से बड़े विद्यापीठ बनाने, उनके धर्माचार्य महामनेश्वर हैं, जो आप जैसे जो मैं इसमें आता टीवी में, इनमें बड़े बड़े धर्माचार्य और प्रश्नवाचक, कथावाचक, ये क्यों वे सब लगाए हुए हैं, विद्यापीठ बनाए हुए हैं। इसीलिए बनाए हुए हैं कि छोटे जाति के लोगों के बच्चों को, लोगों को हम इस अंधविश्वास के घेरे से बाहर ना निकलने दें, जिससे ये अपने अधिकार ना मांग सकें संविधान के अनुसार और हमारा कब्जा पूरा बना रहे। खर्च
मंदिरों पर, धर्म संस्थानों पर हजारों रुपए खर्च कर दे देते हैं, स्वयं भूखे रहते हैं। अपने लोग क्या कर रहे हैं कि मंदिर में दान करे आएंगे और जो धर्माचार आएंगे, कथा वाचा आएंगे, उनको पैसे जो है दान दें, खुद भूखे रह जाएंगे, बच्चों को नहीं खर्च करेंगे और उनको पैसा खर्च कर देंगे, माल दे देते हैं। ऐसा व्यवहार भी जिंदगी व्यभिचार भी करते हैं। और वो लोग इस चीज़ को नहीं मानते, आपको चूतिया बना रहे हैं और वो पूरे मठाधीश बने हुए रहते हैं। ये तुमसे कहते तुम धन इकट्ठा ना करो, क्या करो, मर के चले जाओगे, और वो स्वयं अरबों करोड़ों रुपया इकट्ठा कर रहे हैं, करोड़ों खरबों रुपए। मंदिरों में जाओ, सब अरबों खरबों वहाँ पे रुपए जमा इकट्ठा, और वो हवाई जहाज़ पे चलते हैं। तुम कहते अरे कहाँ जैसे चलो, तुम क्या ज़रूरत है हवाई जहाज़ की, क्या ज़रूरत है मोटरसाइकिल की। अपन वो चलते हैं हवाई जहाज़ पर, बड़ी बड़ी गाड़ियों पे, लग्जरी भोजन करते हैं, लग्जरी होटलों में रहते हैं, और तुमको चूतिया बनाते हैं फंसा करके। और क्या व्यभिचार भी करते हैं, अपने गरीब समाज के लड़कियों को, उनके माता पिता को फंसाते हैं। और अपने संस्थान जो शिक्षा के संस्थान खोले हुए हैं, वहाँ पे लड़कियों को फ्री शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे, और लड़कियों को एडमिशन करा लेते हैं। करा देने के बाद में उन लड़कियों के साथ वो व्यभिचार करते हैं, और वो लड़कियाँ बोल नहीं पाती हैं। तो जैसे जी आपके वो कौन से आसाराम बापू हैं, राम रहीम हैं, ये लोग क्या हैं, जेल में है तो जो जेल में है, ऐसे रामदास हैं, राम प्रकाश हैं, जो बाबा हैं, जो ये बहुत बड़े बाबा हैं। तो ये सब ऐसे ही। इसलिए आप मंदिर में पूजा करने से आप आप पास नहीं हो सकते हो। आप भले रोज 100 बार तुम मंदिर पे शंकर जी के पे जल चढ़ाओ जाके, लेकिन पढ़ोगे नहीं तो पास नहीं होगे। ये आप सोच लो, कर्म करोगे तभी पास। आप मंदिर चाहे कितना कर्म करो, डेली हर समय 24 घंटे तुम जल ऐसे डालते रहो और तुम पास हो जाओ, परीक्षा देने जाओ, देखो पास हो जाओ, तो बता नहीं होगे पास। आने वाला भविष्य 100 वर्ष पीछे जाने वाला है। जो आरएसएस बीजेपी के एजेंडा है, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक 100 साल पीछे कैसे जाएगा, इसके बारे में उनका प्लान तैयार है, हो गया है। वो धीरे धीरे अपना प्लान चला रहे हैं। उनका सबसे पहला उद्देश्य 24 में सत्ता पर पुनः काबिज हो जाना। काबिज होने के लिए इतने विपक्षी दल हैं। यह दल ज़्यादातर पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, अति दलित वर्ग, अल्पसंख्यक, उनके कमज़ोर करने के लिए सरकारी संस्थान, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स के द्वारा झूठे छापे डाल करके भेज रहे, जेल में भेज रहे, और उनकी संपत्ति जब्त करके उद्योगपतियों को दे रहे, तथा इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो इलेक्ट्रल बॉन्ड इस समय चल रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड का मतलब है कि इन्होंने एक अपने संसद में बिल पास किया है कि उद्योगपति बिल इलेक्ट्रल बॉन्ड, जो पार्टियां हैं जो चुनाव लड़ती हैं, उन पार्टियों का इलेक्ट्रल बॉन्ड स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा या अन्य बैंकों से खरीदेंगे, और उसमें जो पैसा देंगे इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा वो गोपनीय होगा। चाहे वो 1 करोड़ दें, 2 करोड़ दें, कोई मत खुलेगा नहीं। ये इन्होंने पास कर लिया। तो इस समय सबसे ज़्यादा 13,000 करोड़ रुपया इलेक्ट्रल बॉन्ड के द्वारा इन्होंने इनसे दिया गया है। भाजपा सरकार को, भाजपा पार्टी को मिला है, 400 करोड़ कांग्रेस को मिला है, और 1-8 करोड़ जो है, 1-8 हज़ार करोड़ इनको 100 करोड़ मिला है पश्चिमी बंगाल ममता बनर्जी हैं, ऐसी छोटी छोटी पार्टियों, टीएमसी, ऐसी कुछ पार्टियों को थोड़ा थोड़ा मिला सबसे। तो ये भाजपा सरकार पैसा जो अपनी संस्थाएं, अब इन्होंने पूरी संस्थाएं बेच दी। जितनी संस्थाएं बड़ी बड़ी हैं जिसमें हम लोगों की नौकरियां मिलती थी, उनकी सब संस्थाएं इन्होंने बेच दी, और उनसे कंपनियों को कम पैसे में बेच कर से उनसे पैसा ले लिया, और वो पैसा इकट्ठा करके अब वो किस में यूज कर रहे हैं,
जैसे कि सरकार में है हेमंत सोरेन की सरकार थी झारखंड में, तो अब वो झारखंड में जो सरकार थी, इन्होंने उस सरकार को गिरा दिया। गिराने के लिए किया, उसको जेल भेज दिया और उसको पार्टी के विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपया देने का वो किया। जिस प्रकार से, इसी प्रकार से बिहार में उन्होंने नीतीश की सरकार और तेजस्वी की गिरा करके और उनको 25-25 करोड़ रुपया उनको विधायकों को दे दिया और सरकार भाजपा ने मिल करके बनाई। तो ये जो पैसा दूसरे रूप में ले रहे हैं, वो पैसा सब इसी तरीके से यूज कर रहे हैं। और चुनाव आयोग भी उनके साथ में है, क्योंकि जो चुनाव आयोग बना हुआ है वो भी उसी में वही लोग हैं। तो चुनाव आयोग जो है, पहले कहा गया था कि ईवीएम मशीन के द्वारा वोट जो पड़ रहा है वो भी गड़बड़ है। ईवीएम में वोट 3 प्रकार से जाता है। ईवीएम में वोट पहले आपने मशीन दबाई, फिर वो बैलेट उसमें गया बीपी पैड के द्वारा, फिर गया उसमें बैलेट पेपर में, तो तब कन्फर्म होता है। तो यहाँ से आपने बटन दबा दिया, बीपी पैड पे आप गए, तो बीपी पैड में जो वोट डालने जाते हैं उनको एक दिखाई दे देता है कि हाँ, हमने वोट हाथी में दिया, हमने कमल में दिया या हमने साइकिल में दिया है, तो उसमें साइकिल दिखा जाता है। दिख जाने के बाद में वो गायब हो जाता है और फिर वो वोट प्रोग्रामिंग उसमें फिट है कि 100 वोट प्रोग्राम में ऐसे फिट है कि सुबह 8 बजे से वोट शुरू हुए, तो 8 बजे वोट शुरू हुए तो 10 बजे तक वोट पड़े, तो 10 बजे तक प्रोग्राम वो मशीन सही काम करती है। और 10 बजे के बाद में उसमें प्रोग्राम फिट कर दिया कि अगर 10 वोट पड़ेंगे तो 5 वोट भाजपा को चले जाएंगे और 5 वोट 4 पार्टियां हैं, तो वो 5 वोट उन 4 पार्टियों में बढ़ जाएंगे। तो वोट इस तरीके का मशीन में प्रोग्राम है। तो ये तो, और अब जो कहा जा रहा है, जो ये बड़े बड़े आपके शंभू कुमार हैं और भानु प्रताप हैं, राजा हैं, ये बहुत उच्च लेवल पर लड़ाई लड़ रहे हैं कि ईवीएम से वोट वो समाप्त करें। तो ईवीएम से समाप्त इसलिए वो कह रहे हैं, दो है इसका तो ये हो गया, मेरे को पता ही नहीं। लागू करेंगे। उन्होंने पहले तैयार कर लिया। इसके हिंदू धर्म को आधार पर आधारित है, इसी के आधार पर जनसंख्या। हाँ, अब दूसरा है कि ईवीएम के द्वारा, तो हाँ, अब जो सब लोग मांग कर रहे हैं कि ईवीएम बीपी पैड मशीन, ये तो बोला बैलेट पेपर से पेपर करो, वोट डलवाओ, या फिर 100% बीपी पैड में जो पर्ची दिखाई देती है वो पर्ची हाथ में दी जाए, हाथ में दे करके आदमी वो दूसरे डिब्बे में डालेगा। तो उससे फिर जो मशीन बैलेट पेपर की है वो उससे मिलान की जाए कि कितने मशीन में वोट पड़े और कितनी पर्ची पड़ी हैं, पर्ची में किसको कितने वोट मिले हैं, तब वो सही क्लियर है। या तो ये काम हो या फिर बैलेट पेपर से वो हो, चुनाव हो। तो लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। 24 में ये सरकार पूर्ण रूप से तैयार है कि हम 24 में आपकी बात चुनाव जीत लेंगे, इसके बाद फिर हम चुनाव भी नहीं करेंगे, लागू करेंगे। इसके लिए स्मृति धर्म के आधार पर आधारित है। इसी जो इन सब प्लान है स्मृति मनुस्मृति के आधार, धर्म हिंदू धर्म के आधार पर आधारित है। इसी के आधार पर जनसंख्या संशोधन कानून लाएंगे और अगर ये पास हो जाए 24 में तो ये जनसंख्या कानून लाएंगे। जनसंख्या कानून क्या लाएंगे कि कोई भी आदमी जो है 2 बच्चे से ज़्यादा बच्चा पैदा नहीं करेगा। 2 बच्चे से ज़्यादा जो अगर पैदा करेगा तो उसको जैसे अनाज मिल रहा है, अनाज बंद कर देंगे, कोई सरकारी नौकरी में नहीं मिलेगी। ये इस तरीके प्रतिबंध लगाएंगे। समुदाय जन नियंत्रित करने का इनका ये आधार है, जिससे कि जब जनसंख्या निर्धारित हो जाएगी तो वोट कम हो जाएगा। जब वोट कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपका अधिकार कम हो जाएगा, जो बहुमत है बहुमत खत्म हो जाएगा, कम करने लगेगी। पिछड़ा वर्ग कम हो जाएगा, जिससे इन समूहों की कमी भी भविष्य में सरकार नहीं बनेगी। जब सबकी कम हो जाए, वोटिंग कम हो जाएगी आप, तो फिर आपकी फिर सरकार भी नहीं बनेगी। जब सवर्ण जाति की सरकार बहुमत ज़्यादा होगा
तो भविष्य में चुनाव भी समाप्त हो जाएंगे। इस सवर्ण जात की सरकार चलती रहेगी। अंत में यह कह दिया जाएगा कि अब पूरा भारत देश समान हो गया। जब ऐसा हो जाएगा तो सब पूरा भारत अब बराबर हो गया, कोई छोटा बड़ा अब बराबर हो गया है। अब तो राम के राज में होता था वही होने लगा है। अब राम राज ही चलेगा। अब प्रजातंत्र का लोकतंत्र आवश्यकता नहीं है। प्रजातंत्र लोकतंत्र खत्म कर दिया जाए। ये जो है समस्याओं का समाधान यह है कि 2024 में होने वाली लोकसभा चुनाव में बीजेपी वर्सेस एनडीए पार्टी के किसी भी प्रत्याशी को अपना वोट ना दें। ये मेरा है कि पूरे गांव के सभी लोग ये यूनिटी बना लो कि चाहे अपने परिवार का ही बीजेपी से खड़ा है तो उसको वोट नहीं देना है, तभी संविधान बचेगा। और ये जो है कोई भी हो उसी जो इसमें जो दिया है प्रत्याशी का होता है, इस अधिकार बच पाएगा। अन्यथा नहीं। दूसरा हल यह है कि वर्तमान बच्चों को नकल वाली शिक्षा न दिलवाएं, अकल वास्तविक वाली शिक्षा दिलाएं, जिससे वे किसी भी व्यक्ति से तर्क कर सकें और उच्च शिक्षा शोध संस्थानों तथा प्रशासनिक पदों पर पहुंच सकें, अपने संविधान में निहित अधिकार बचा सकें। यहीं अपनी बात समाप्त करता हूं। इस नारे के साथ दूरदृष्टि, पक्का इरादा, अनुशासन, ये आप हर बच्चा ये अपने दिमाग में रखे। दूरदृष्टि, पक्का इरादा और अनुशासन, इसके साथ में जो बच्चा चलेगा वो आगे अवश्य बढ़ेगा। जन जागरण प्रसार। जय भारत, जय संविधान, जय अभिनेता। आज का नारा समझ में आया?